आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कैप्लर्स लॉज ऑफ मोशन। क्या है ये कैप्लर्स लॉज ऑफ मोशन? कैप्लर्स लॉज ऑफ मोशन, जरा समझते हैं इसको हम। इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो आपको समझ में आना चाहिए। कैप्लर एक साइंटिस्ट थे जिनका पूरा नाम था जॉन कैप्लर्स। जॉन कैप्लर। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने जो है प्लेनेट के मोशन के बारे में बताया। जॉन कैप्लर क्या थे? एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने थोड़ा सा सोचना शुरू करा और फिर किस चीज के बारे में बताया? यूनिवर्स में जब उन्होंने देखा यूनिवर्स, तो यूनिवर्स में हमारे पास क्या क्या है? और ढेर सारे सन हैं, प्लेनेट हैं, स्टार्स हैं। तो ये सारी चीजें हैं। उन्होंने जब एक चीज ऑब्जर्व करा, बोला कि जो सन है, सन के अराउंड जो जितने भी प्लेनेट है, लेट सपोज हमारा एक प्लेनेट क्या है? अर्थ है, जिसपे हम रहते हैं। तो सन के अराउंड जो भी प्लेनेट है वो एक स्पेसिफिक रूल से मोशन करते हैं। ऐसे रैंडम तरीके से नहीं मोशन करते। ये इनके मोशन करने का क्या है? एक स्पेसिफिक तरीका है, स्पेसिफिक लॉज ये फॉलो करते हैं। और फिर कैप्लर्स ने क्या बताया? कैप्लर्स ने थ्री लॉज दिए जो सारे प्लेनेट फॉलो करते हैं। थ्री फंडामेंटल लॉज जो क्या करते हैं? सारे के सारे प्लेनेट फॉलो करते हैं। तो जॉन कैप्लर एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या दिया? प्लेनेट के मोशन के रिगार्डिंग लॉज दिया। और उस लॉज को हमने क्या बोला? कैप्लर्स लॉज ऑफ मोशन। और वो कितने लॉज थे? 3 लॉज। इसको अगर हम कुछ लिख लेते हैं, कैप्लर्स लॉ ऑफ मोशन किसे कहते हैं? जॉन कैप्लर्स gives some fundamental laws related to planet related to planetary motion. These law these laws are called Kepler's law of motion. Laws of motion. अब कैप्लर्स के कितने लॉज थे देखते हैं। थ्री कैप्लर्स लॉ। कौन कौन से? फर्स्ट लॉ कैप्लर्स फर्स्ट लॉ, जिसे हम और क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इलिप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इलिप्स। सेकंड लॉ क्या है? कैप्लर्स सेकंड लॉ, जिसे हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ एरिया या फिर लॉ ऑफ इक्वल एरिया। और तीसरा कैप्लर्स थर्ड लॉ, जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ पीरियड या फिर लॉ ऑफ टाइम पीरियड। इन तीनों लॉज को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक चीजें समझनी है। वो बेसिक चीजों में सबसे पहली चीज है एक इलिप्स। इलिप्स क्या है? इलिप्स बेसिकली एक शेप है। जैसे हमारा एक सर्कल होता है, हमारा स्क्वायर होता है, हमारा ट्राइंगल होता है। तो सर्कल हमारा कुछ इस टाइप का होता है, स्क्वायर कुछ
इस शेप का होता है, ट्रायंगल कुछ इस शेप का होता है। वैसे ही एक ये थोड़ा सा हमारा जस्ट लाइक एग, कुछ एक शेप होता है, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे इलिप्स। अब इलिप्स के बारे में अगर हम थोड़ा सा अगर समझने की और कोशिश करेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन, तो लेट्स अगर आप सर्कल को देखें, इसको अगर देखेंगे तो ये वाला डायमीटर ये वाला डायमीटर सेम है, पर इन द केस ऑफ इलिप्स इसमें ऐसा नहीं है। ये वाला जो एक्सिस है ये बड़ा है, ये वाला एक्सिस जो है वो छोटा है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे मेजर एक्सिस, और इसको हम क्या बोलेंगे, माइनर एक्सिस। और अगर इसका आधा हम लेते हैं यहां से यहां तक, तो इसे सेमी मेजर एक्सिस, या कभी कभी बोलते हैं मेजर रेडियस। क्या बोलते हैं कभी कभी, मेजर रेडियस। फिर अगर हम ये हाफ लेते हैं तो ये क्या होगा हमारा, ये हमारा होगा सेमी माइनर एक्सिस, या फिर माइनर रेडियस। ये जो इलिप्स होता है इसके दो सेंटर होते हैं, इन दोनों सेंटर को हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। इसको भी क्या बोलेंगे, फोकस, इसको भी फोकस बोलेंगे। ये क्या है हमारा, फोकस, ये क्या है हमारा, फोकस। तो ये कुछ बातें थी जो हमने इलिप्स के बारे में समझा। इलिप्स के बारे में एक बातें और थोड़ी सी समझ लो। ये अगर एक इलिप्स है और इसका ये हमारा फोकस है, इस फोकस का नाम हम फोकस 1 रखते हैं, और ये इसका मेजर एक्सिस है। तो अगर मेजर एक्सिस का ये जो दोनों एंड, ये वाला एंड और ये वाला एंड, तो फोकस से जो स्मॉल डिस्टेंस पे है इसे हम क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को हम बोलेंगे पेरी हेलियन, और फोकस से जो लार्ज डिस्टेंस पे है उसे हम क्या बोलेंगे, अहेलियन। क्या बोलेंगे, अहेलियन। तो इलिप्स के बारे में क्या क्या हमने जाना, इलिप्स का शेप समझ में आया, इलिप्स में फोकस कहाँ होता है, मेजर एक्सिस क्या है, माइनर एक्सिस क्या है, सेमी माइनर एक्सिस क्या है, पेरीहेलियन क्या है, अहेलियन क्या है। ठीक है, तो इलिप्स के बारे में इतनी बातें हमने समझ ली। दूसरी बातें हमें समझनी है टाइम पीरियड। दूसरी बातें क्या समझनी है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, कोई भी एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन, लेट सर्कुलर ट्रैक है, और ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट। और कोई ऑब्जेक्ट ये एक राउंड पूरा कंप्लीट करके फिर से इसी जगह पे पहुंच गया, फिर से इसी जगह पे पहुंच गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसने क्या करा, 1 कंप्लीट ऑक्सीलेशन कर लिया, 1 कंप्लीट ऑक्सीलेशन कर लिया। और 1 कंप्लीट ऑक्सीलेशन करने में जितना टाइम लगा, जितना टाइम लगा उसको हमने क्या बोला, टाइम पीरियड बोला। क्या बोला, टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड क्या है हमारा, एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन में जितना टाइम लगा उसे क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। सो टाइम required to complete one oscillation is known as time period। अगर ये टाइम पीरियड है तो टाइम है, सो टाइम की एसआई यूनिट हमेशा
सेकंड होती है। इसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। सो कैपलस के तीनों लॉज पढ़ने से पहले हमने इलिप्स के बारे में सारी बातें जान ली, और फिर टाइम पीरियड के बारे में हमने सारी बातें जान ली। अब हम एक एक करके तीनों लॉज को समझेंगे। सबसे पहला, कैपलस फर्स्ट लॉ। कैपलस फर्स्ट लॉ, जिसको हम बोलेंगे लॉ ऑफ इलिप्स। ये क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, every planet in this universe is revolve around the sun in an elliptical elliptical path, and the sun is situated one of its कैपलस फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि हमारे पास जितने भी प्लेनेट हैं, ये लेट सपोज हमारा क्या है, प्लेनेट है, ये क्या करेगा, ये एक इलिप्टिकल पाथ में मोशन करेगा। किस पाथ में मोशन करेगा? ये एक इलिप्टिकल पाथ में मोशन करेगा। अगर इलिप्टिकल पाथ में मोशन करेगा तो इसके दो फोकस होंगे, एक फोकस 1, दूसरा फोकस 2। तो इन दोनों में से फोकस पे हमारा क्या रहेगा? किसी एक फोकस पे हमारा सन रहेगा, और ये हमारा प्लेनेट रहेगा। ठीक है, तो केप्लर्स फर्स्ट लॉ सिर्फ एक ही बातें कहता है कि जो भी प्लेनेट है वो सन के अराउंड क्या करेगा? इलिप्टिकल पाथ में मोशन करेगा, और जो सन है वो किसी दोनों में से एक फोकस पे रहेगा। ये था हमारा केप्लर्स फर्स्ट लॉ। इतना ही आपको जानने की जरूरत है, और केप्लर्स फर्स्ट लॉ में और कोई चीज जानने की जरूरत नहीं है। अब हम देखते हैं केप्लर्स सेकंड लॉ। केप्लर्स सेकंड लॉ, केप्लर्स सेकंड लॉ क्या है, जरा देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, line joining the sun and planet swipe equal area in equal interval of time। तब समझो, हमारे पास ये हमारा एक प्लेनेट है, और ये हमारा एक सन है। प्लेनेट क्या करेगा? कुछ इस इलिप्टिकल पाथ में इस सन के अराउंड मोशन करेगा। ये इसका एक फोकस है, और ये प्लेनेट है। लेट सपोज प्लेनेट किस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है? कुछ इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। अब पोजीशन ए पे, थोड़े टाइम बाद हमारा प्लेनेट कहाँ पहुंच गया? पोजीशन बी पे। फिर थोड़े समय बाद हमारा कहाँ पहुंच गया? पोजीशन सी पे। और फिर थोड़े समय बाद कहाँ पहुंच गया हमारा? पोजीशन डी पे। और ये जो सन है, वो सन हमारा किस पोजीशन पे है? पोजीशन ओ पे। अब सन से इस प्लेनेट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, ये हमारी जो लाइन है, लाइनिंग ज्वाइन द सन एंड प्लेनेट, ये क्या करेगा? ये स्वाइप करेगा।
से इधर जब स्वाइप करेगा, शिफ्ट करेगा, तो कहाँ पे पहुंच जाएगा? जब प्लेनेट पहुंच गया हमारा बी पे। अगर ए से बी पहुंचने में उसने टाइम इंटरवल कितना लगा? डेल्टा टी, चेंज इन टाइम डेल्टा टी लगा। तो यहां से यहां जब ये स्वाइप करा तो ये कितना एरिया कवर करा? ये एरिया कंप्लीट कवर करा। ये एरिया कितना है? ये हमारा है एरिया, ए ओ बी। क्या है? ए ओ बी। फिर थोड़े टाइम बाद सी पे पहुंच गया, और सी और इस सन को ज्वाइन करने वाली लाइन ए है। यहां से ये इस डायरेक्शन में स्वाइप करेगा और कहां पहुंच जाएगा? यहाँ पे पहुंच जाएगा। और यहां से यहां तक जो एरिया कवर करा, वो एरिया कितना है? वो एरिया ये है। ये एरिया कितना है? ये एरिया सी ओ डी है। क्या है? ओ डी। और यहाँ सी से डी तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा? सेम टाइम लगा जितना हमारा ए से बी तक लगा। ठीक है। तो केपलर सेकंड लॉ कहता है कि अगर ए से बी तक पहुंचने में टाइम टी लगा है और सी से डी तक पहुंचने में भी सेम टाइम टी लगता है, तो ये जो एरिया है ये दोनों एरिया सेम होगा। क्या है? इफ planet takes same time interval from A to B and C to D, then area of AOB is equal to area of C। ये बातें हमें ध्यान करके रखनी है कि अगर टाइम सेम है तो क्या होगा? इक्वल एरिया कवर अप करेंगे। ये था हमारा कैप्लस सेकेंड लॉ। अब हम देखते हैं कैप्लस थर्ड लॉ। कैप्लस थर्ड, कैप्लस थर्ड को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ पीरियड। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ पीरियड। क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ प्लेनेट is directly proportional to, directly proportional to cube semi major axis proportional to the cube of semi major axis of elliptical path planet। followed by planet। That means square of time period is directly proportional to r cube। और जब भी हमारी प्रोपोर्शनैलिटी हटती है तो कोई ना कोई एक कांस्टेंट आता है। लेट्स सपोज यहाँ पे हमारा एक कांस्टेंट k है, और इस कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है हमारा 4 पाई स्क्वायर
बाई जी एम। समझने की बात क्या है, ये जो मास है, ये मास कौन सा है, ये बहुत जरूरी और बहुत ही समझने की बात है। ये हमारा सन है और ये हमारा प्लेनेट है, और ये जो है इलिप्टिकल पाथ में मोशन कर रहे हैं। एक मोशन करने में इनका जो टाइम पीरियड है वो कितना आ रहा है, टी आ रहा है एक ऑक्सीलेशन पूरा करने में। सेमी मेजर एक्सिस है, वो कितना है, आर है। टी स्क्वायर इक्वल टू आर क्यूब होगा। लेकिन ये जो मास है, ये क्या है, मास ऑफ सन है, या फिर ये वो मास होगा जिसके अराउंड प्लेनेट मोशन कर रहा है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना कि जो ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर रहा है, ये मास उसका मास नहीं है, जिसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, ये मास जो है उस चीज का मास है। सो आई होप आप लोगों को कैप्लस थर्ड लॉ बहुत अच्छे आ गया होगा, और हमने तीनों लॉ पढ़ लिए, कैप्लस के फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।